गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 23 फरवरी पे हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे द हिंदू एनपीआईबी के जो करंट अफेयर्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू के थ्रू। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। और आपका जो भी डाउट होता है आप इस पर्टिकुलर एड्रेस पे टेलीग्राम के ऊपर मुझसे पूछ सकते हैं। आज के टॉपिक्स देख लेते हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे जो मेजर टॉपिक्स आज रहने वाले हैं, पीएम स्वनिधि स्कीम के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, थर्ड डिफेंस मिसाइल सिस्टम को डिस्कस करेंगे, सोशल स्टॉक एक्सचेंज को, G7 कंट्रीज के ऊपर भी एक क्वेश्चन है, पीएम केयर्स फंड के बारे में भी एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, निसर्ग इसके बारे में जानेंगे। देन हमारा डिस्कशन होगा इबोला को लेकर, अल्ट्रा स्वच्छ के बारे में जानेंगे, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे और फाइनली फर्स्ट ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म जो है इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स वेलकम टू द न्यू मेंबर्स जिन्होंने वेरियस सीरीज को ज्वाइन किया है। रामेश्वरी, विमल, शिबू, देन संरक्षणा, दीपिका, हिमांशु एंड गोपाल। अपनी सीरीज को जो भी आपने ज्वाइन की हैं उसे रेगुलर बेसिस पे कंप्लीट जरूर करिएगा बिकॉज एग्जाम इज जस्ट वेरी नियर बाय। Let's start with the quotation. Too many of us are not living our dreams because we are living our fears. Now, ये चीज आपको डिसाइड करनी है कि क्या आप अपने ड्रीम्स को जीना चाहते हैं या अपने फियर्स को, क्योंकि देखिए एक टाइम में तो एक ही चीज जी सकते हैं। डिसीजन हैज टू बी योर्स कि क्या यू वांट टू परस्यू योर ड्रीम्स, क्या आप अपने ड्रीम्स को परस्यू करना चाहते हैं या फिर अपने फियर्स को ही सोच के परेशान रहना चाहते हैं। बिकॉज फियर्स को अगर दिमाग में रखेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको आपके एजेंडा से, आपके ऑब्जेक्टिव से दूर ले जाएगा। एंड दैट्स वाई जो भी आपके काल्पनिक फियर्स होते हैं उन्हें दिमाग से निकाल दीजिए। एग्जाम होगा नहीं होगा ये सब चीजें बाद की बातें, छोड़ दीजिए इसको फ्यूचर के लिए। अभी रियलिटी क्या है? रियलिटी है कि आपके सामने टाइम है, आपके सामने 120 दिन का टाइम है, आपके सामने सिलेबस रखा हुआ है और आपके सामने मॉक टेस्ट है प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि प्रीलिम्स काफी पास आ चुका है। तो ये चीज आपकी रियलिटी है और रियलिटी को ही आप यहां पर एक्सरसाइज करने की कोशिश करें इंस्टेड ऑफ लिविंग योर फियर। जो होगा नहीं होगा वो तो रिजल्ट के टाइम पे पता चल ही जाएगा, लेकिन अगर इन 120 दिनों को भी अच्छे से यूटिलाइज नहीं करेंगे देन डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। सो यू हैव टू लिव योर ड्रीम एवरी डे एंड फॉर दैट यू हैव टू गिव योर 100% एफर्ट्स जो है उसके लिए करने पड़ेंगे। चलिए, नेटबुक आईएएस की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा बिकॉज यहां पर एक प्रोग्राम ऑलरेडी फ्री अवेलेबल है। एक सेकंड प्रोग्राम जो है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है उसे भी प्लान किया जा रहा है, बहुत जल्दी इस पे अपलोड कर दिया जाएगा। 2 एप्लीकेशंस है, दोनों को ही आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड 100 डेज की जो सीरीज है, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग इट, कल मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि इसको सब्सक्राइब करें और उसके बाद यहां पर आपके जो डेली बेसिस पे जो असाइनमेंट्स होते हैं, जो 2 से 3 घंटे के असाइनमेंट्स आपको दिए गए, बिकॉज दिस इज योर लास्ट शॉट। अभी 100 दिन आपके रहते हैं एग्जाम के लिए, तो आपको 100% अपना देना पड़ेगा अगर बाकी टाइम पे ज्यादा अच्छे से तैयारी नहीं करी है तो दिस इज द सीरीज फॉर यू। इसको एनरोल करिए और जिन लोगों ने एनरोल कर लिया है उनको मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि डेली बेसिस पे अपने असाइनमेंट्स को कंप्लीट जरूर करिएगा। चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले एक बार जल्दी से अपने टारगेट्स को सेट करें। कितना टारगेट आप सेट कर रहे हैं? 8 से 10 एमसीक्यूज, 6 से 7, कितना आपका स्कोर रहने वाला है जल्दी से बताएं। 8 से 10 जो है स्कोर आपका अपर ब्रैकेट में आता है। कट ऑफ जो है यहाँ पे 6 की रखी गई है, जो लोग नए हैं उनके लिए बता देता हूँ 6 मार्क्स की यहाँ पे कट ऑफ रखी गई है, तो 6 से ज्यादा आपको स्कोर करना है। और पहली बार वीडियो को देखते हुए नोट्स मत बनाइएगा, इवन बुक के अंदर भी चीज अप्लाई करिएगा। नोट्स आपको सेकेंड टाइम में ही बनाने हैं। चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट पीएम स्वनिधि स्कीम। पीएम स्वनिधि स्कीम को लेकर क्वेश्चन पूछा है कि बताएं इसमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा पीएम स्वनिधि स्कीम जो है इसको लॉन्च किया गया है। ओनली शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स आर अलाउड टू प्रोवाइड लोन्स अंडर दिस स्कीम। तो यहाँ पे जो आपके SCBs है, दैट इज शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स है, वही इसके अंदर लोन्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। सोचिए इसके बारे में, फिर पीएम स्वनिधि के बारे में हमारा डिस्कशन शुरू होगा। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको स्कीम के बारे में बताता हूँ, इसकी फुल फॉर्म जानना जरूरी है, अदरवाइज यहाँ पे समझ में नहीं आएगा स्कीम किस चीज को लेकर। देखिए एग्जाम में फुल फॉर्म नहीं आएगी, एग्जाम में तो पीएम स्वनिधि ही लिखा हुआ आएगा। तभी मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल अच्छे से आपको फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए ताकि आप रिकॉग्नाइज कर पाए कि ये जो स्कीम है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। क्योंकि जब आपको फुल फॉर्म पता होगी तो कहीं ना कहीं आप एक अंदाजा लगा पाएंगे, एक आप कह सकते हैं गेस कर पाएंगे कि ये किस चीज को लेकर होगी। तो यहां पर 10,000 रुपए की वर्किंग कैपिटल जो है वो देने की बात करी जा रही है स्ट्रीट वेंडर्स को, ताकि अपने काम को वो अच्छे से चला सके। और ये जो 10,000 रुपए दिए भी जा रहे हैं काफी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिए जा रहे हैं। अभी तक क्या होता था, जब शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स या फिर दूसरे बैंक्स इस तरीके की वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड नहीं करते थे, जो स्ट्रीट वेंडर्स हुआ करते थे वो
प्राइवेट एरिया से जाकर या फिर किसी इंडिविजुअल से जाके पैसा लेते थे और वहां पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था वो काफी ज्यादा उनसे चार्ज किया जाता था, इवन 20-30% तक भी उनसे चार्ज किया जाता था, और यहीं पे ही पूरे के पूरे डेट ट्रैप के अंदर वो फंस जाते थे क्योंकि इतना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना उनके लिए नामुमकिन हो जाता था। तो ये चीज जो है वो ध्यान रखिएगा। शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के अलावा रीजनल रूरल बैंक्स हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो बैंक्स होते हैं वो हो, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हो, कोऑपरेटिव बैंक्स हो, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हो, उनके द्वारा भी इस स्कीम के अंदर जो लोन है वो दिया जाता है। सो इट इज नॉट ओनली कन्फाइंड टू शेड्यूल कमर्शियल बैंक, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, याद रखिएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो यस, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की स्कीम है। आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, पीएम स्वनिधि के बारे में क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। मैं आपको 10 वही क्वेश्चंस यहां पे देता हूं जिनके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि न्यूज़पेपर के अंदर हर न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं होती, गिनती की 5-7 न्यूज ही होती है, और उन 5-7 न्यूज के अंदर भी कुछ पुरानी चीजें भी दे रखी होती है जो कि कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है, और वहां से एमसीक्यूज जो होते हैं फॉर्म करके आ सकते हैं आपके एग्जाम के अंदर। वही हम कोशिश करते हैं कि वो ऐसे हैंडपिक एमसीक्यूज जो है वो बनाए जाएं और आपके सामने प्रेजेंट किए जाएं। बट आपसे यही रिक्वेस्ट है कि कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की, और अगर कम भी स्कोर आता है तो रिवाइज जरूर करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि थर्ड मिसाइल सिस्टम को लेकर है, थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर। यहां पर 2 स्टेटमेंट्स दिए और आपसे पूछा कि बताएं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। सबसे पहले तो जो टॉपिक है उसको अंडरलाइन करें और जो चीज पूछी गई है उसको आप सर्कल में डालें। तो करेक्ट पूछा गया यहां पे, इट इज डिजाइन्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय यूएस कंपनी लॉकहीड मार्टिन। इसे अमेरिका की कंपनी लॉकहीड मार्टिन के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, हो सकता है। साउथ कोरिया इज द ओनली कंट्री विच इज डिप्लॉयड थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो थर्ड डिफेंस सिस्टम को सिर्फ साउथ कोरिया के अंदर डिप्लॉय किया गया है। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं, जहां पर भी इस तरीके के शब्द आ जाते हैं, ओनली, ऑल, इस तरीके के एक्सट्रीम वर्ड्स जहां पर होते हैं, चांसेस 100% नहीं है, बट यस आप कह सकते हैं कि 60 to 70% चांसेस हो जाते हैं कि वहां पर वो स्टेटमेंट गलत होगी। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से यूज दिस स्ट्रेटजी जब आपको लगता है कि कोई और चारा आपके पास नहीं बचा। अदरवाइज फर्स्ट आप अपनी नॉलेज को यूज करें, अपनी कॉमन सेंस को यूज करें, और उसके बाद इस तरीके की स्ट्रेटजीज को लगा सकते हैं। तो यहां पर भी वैसे ओनली की वजह से स्टेटमेंट गलत हो जाती है, क्योंकि थर्ड मिसाइल सिस्टम, क्या कोई मुझे बता सकता है कहां कहां पर डिप्लॉय किया गया है? थर्ड डिफेंस सिस्टम को सिर्फ साउथ कोरिया के अंदर नहीं, इसके अलावा यूएई के अंदर गुआम आइलैंड आपने सुना होगा, कहां पे लोकेट करते हैं गुआम आइलैंड, ये तो बता दीजिए। ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। इजराइल, रोमानिया, यहां पर अलग अलग टाइम में डिफेंस मिसाइल सिस्टम, थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय किया गया था। तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बट फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। यूएस की लॉकहीड मार्टिन के द्वारा इसे मैन्युफैक्चर किया जाता है। इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय लॉकहीड मार्टिन विद द कंपनी कम्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाई दिस थिंग वाज इन न्यूज, बिकॉज चाइना जो है काफी टाइम से इट इज लाइक क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ रकर्स कि जो थर्ड मिसाइल सिस्टम है साउथ कोरिया के अंदर डिप्लॉय किया गया है, और कहीं ना कहीं चाइना जो है उसके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करी जा रही है, ऐसा चाइना का भी मानना है। और रियलिटी क्या है? रियलिटी बिल्कुल यही है कि यहां पर साउथ कोरिया को ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने का रीजन भी यही था। थर्ड इज एन एक्रोनिम, अब इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूं। इट इज टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम। ठीक है, सो दिस इज थर्ड, दिस इज बेसिकली एन एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था, याद आ रहा है आपको? मैंने बताया था कि इंडिया के पास अपना डिफेंस सिस्टम है, एंटी बैलिस्टिक डिफेंस सिस्टम, ताकि अगर एनिमी कंट्री, मान लीजिए अगर यहां से पाकिस्तान की साइड से अटैक होता है किसी मिसाइल का, तो हमारे पास एंटी बैलिस्टिक डिफेंस सिस्टम भी है कि हम इनकी मिसाइल को हवा के अंदर ही खत्म कर देंगे, हम तक पहुंचने ही नहीं देंगे इनको। द सेम सिस्टम इज थर्ड सिस्टम, जो कि साउथ कोरिया के अंदर लगाया गया है। दिस एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम ये डिजाइन किया गया यूएस के द्वारा, और साउथ कोरिया के अंदर इसे डिप्लॉय किया गया है। चलिए, सो करेक्ट आंसर ए, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज को लेकर है, और पूछा गया सोशल स्टॉक एक्सचेंज को लेकर बताएं। इनकरेक्ट, देखिए इनकरेक्ट है, ध्यान रखिएगा, करेक्ट मत समझिएगा इसको, क्योंकि 2 क्वेश्चन हमने करेक्ट वाले किए अभी। तो यहां पे सोशल स्टॉक एक्सचेंज को लेकर पहली स्टेटमेंट कहती है, इट अलाउज द लिस्टिंग ऑफ नॉन प्रॉफिट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस। तो एनपीओस एंड एनजीओस ये जो है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्ट हो सकते हैं, पॉसिबल है। इंडिया इज द ओनली कंट्री हैविंग अ सोशल स्टॉक एक्सचेंज। तो यहां पे इंडिया जो है अपने आप में अकेली कंट्री है जहां पे सोशल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एग्जिस्ट करता है। सोचिए इसके बारे में, देन विल डिस्कस अबाउट इट।
चलिए, देखिए मैंने आपको कहा कि ओनली का मतलब ये नहीं है कि वहां पर वो स्टेटमेंट अपने आप ही गलत हो जाएगी, बट यस पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं 60 to 70% बन जाती है, क्योंकि कुछ ना कुछ अपवाद उसके मिलने के चांसेस हमेशा रहते हैं। और यहां पर भी ये बात बिल्कुल ठीक होती है, क्योंकि इंडिया इज नॉट द ओनली कंट्री, इंडिया में तो बात हो रही है इस चीज को लेकर। यहां पे इससे पहले यूके, कनाडा एंड ब्राजील, 3 कंट्रीज कौन सी है? ब्राजील, यूके, कनाडा, ठीक है। तो यहां पे पहले से ही इस तरीके का एक सिस्टम जो एग्जिस्ट करता है, जहां पे एनपीओज और एनजीओज को ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज, एक सेपरेट टाइप की स्टॉक एक्सचेंज जो होती है, वहां पे अनलिस्ट कराया जाता है। फायदा क्या होगा? एनपीओ एनजीओ जो है, जो कि अच्छा काम कर रहे हैं, खासतौर पे देखिए इंडिया में 2 तरीके के एनजीओज हैं। एक ऐसा जो कि पॉजिटिव इंपैक्ट के तौर पे काम करें, इंडिया के अंदर काफी हेल्प कर रहे हैं, सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए, एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, विमेन के लिए काम कर रहे हैं, सोशल सेक्टर्स के काफी सारे एरियाज के लिए काम करें। दूसरे ऐसे जो कि देश विरोधी एक्टिविटीज के अंदर लगे हुए हैं, तो नेगेटिव तरीके से काम करें, जिसके ऊपर सरकार ने अभी लगाम लगाई है, क्योंकि ये ऐसे एनजीओज हैं जो कि नाम के एनजीओज हैं और पैसा लेते हैं बाहर से, बाहर की कंट्री से, चाइना से लेंगे, पाकिस्तान से लेंगे, यूएस से लेंगे, यूरोपियन कंट्री से लेंगे, और फिर यहां पर टाइम टू टाइम प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे कंट्री के अंदर, ग्रोथ होने में, डेवलपमेंट करने के लिए कहीं ना कहीं बाधा जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो यहां पे पॉजिटिव इंपैक्ट वाले जो एनजीओज हैं, जो अपनी रिपोर्टिंग देते हैं गवर्नमेंट को कि उनके काम करने से क्या सोसाइटी के अंदर फायदा हुआ है, तो पॉजिटिव इंपैक्ट वाले जो एनजीओज हैं उनको यहां पर एनलिस्ट होने के लिए अप्रूवल मिला है, ना कि नेगेटिव वाले को। क्योंकि देखिए जो पहले से ही देश विरोधी एक्टिविटीज के अंदर लगा हुआ है, उसको अगर हम सोशल स्टॉक एक्सचेंज में डाल देते हैं तो वो तो और भी पैसा रेस करने लग जाएगा और देश के अगेंस्ट में काम करना और भी ज्यादा शुरू कर देगा। तो ऐसे एनजीओ के ऊपर लगाम लगानी जरूरी थी, जो कि गवर्नमेंट ने लगाई भी है। और पॉजिटिव काम करने वाले, क्योंकि देखिए हर एनजीओ तो गलत नहीं होता है ना, सिर्फ कुछ ही ऐसे एनजीओ हैं जो कि देश विरोधी एक्टिविटीज के अंदर लगे हुए हैं, ज्यादातर एनजीओ अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो उनके लिए ये जो प्रोविजन है वो बनाया गया है, ताकि यहां पर एनलिस्ट होके डायरेक्टली पैसे को रेज कर सके, जीरो कूपन बॉन्ड को वो इशू कर सके और मार्केट से पैसा को रेज कर सके। इवन सीएसआर भी जो कंपनीज करती हैं, आप जानते हैं सीएसआर की परसेंटेज मुझे बताइएगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की परसेंटेज कितनी दे रखी है कंपनीज को, सीएसआर का जो पैसा है वो भी यहां पर लगाया जा सकता है, ऐसा न्यूज के अंदर मेंशन किया गया, विच इज अनदर गुड साइन। आंसर आपका क्या हो जाएगा? पहली स्टेटमेंट ठीक है, सेकंड गलत है, तो आंसर क्या ए होगा? नहीं, आंसर आपका बी होगा, क्योंकि मैंने आपसे पूछा था कि इनकरेक्ट कौन सा है। जल्दी जल्दी में डिस्कशन क्योंकि लंबा हो जाता है क्वेश्चन को लेकर, भूल मत जाइएगा, मेन मकसद से मत हटिएगा। इवन एग्जाम के अंदर भी आपका मकसद ये होना चाहिए कि पूछा क्या गया है, मुझे उससे नहीं हटना है। मैंने दिमाग लगाया, एक स्टेटमेंट को एलिमिनेट किया, 2 को एलिमिनेट किया, फाइनली मैं अपने आंसर पे पहुंचा, लेकिन मैंने अज्यूम कर लिया कि मुझे करेक्ट ही बताना था। तो उतनी बड़ी एक्सरसाइज करने का जो आपने पूरा 2 से 3 मिनट लगा के सोचा कि क्या आंसर होगा, उसका कोई फायदा नहीं मिला, रादर आपको नेगेटिव मार्क्स मिले। तो ये चीज मत करिएगा एग्जाम के अंदर, क्या चीज पूछी गई है उसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। इवन तो आप क्वेश्चन में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाते हैं, दैट इज फाइन, दैट इज एक्सेप्टेबल, वो रिक्वायरमेंट भी है, बट बिल्कुल भी मिशन से मत हटिएगा। क्या पूछा गया है वो चीज हमेशा आपके ध्यान में होनी चाहिए। चलिए, बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 4, जो कि G7 क्लब के बारे में है। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ G7 क्लब, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो इसमें से G7 की कौन कौन सी कंट्रीज मेंबर हैं? इजी क्वेश्चन है कंपेरेटिवली, G7 तो बहुत जिक्र करते हैं हम, G20 भी काफी जिक्र इसका हुआ है और आज का क्वेश्चन भी इसी के ऊपर बनाएंगे। आपको बताना है कि कौन कौन सी कंट्रीज G7 का यहां पर मेंबर है। चलिए सोचिए इसके बारे में। चलिए, G7 की अगर मैं आपको बात बताऊं, पहले मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता देता हूं। G7 जो है, इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसे 1975 के अंदर फॉर्म किया गया था बाय द टॉप इकोनॉमीज ऑफ दैट टाइम। 1975 के अंदर जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हुआ करती थी, कौन कौन सी थी उस वक्त इकोनॉमीज बड़ी बड़ी? देखिए, कनाडा थी, कनाडा का काफी नाम चलता था, फ्रांस, जर्मनी, जर्मनी आज भी कही जा सकती है, ऐसी बात नहीं है। इटली नहीं कही जा सकती, इटली वॉज बिग देन। जापान इज ऑल्सो फाइन, यूके भी नहीं कही जा सकती आज, यूएस कही जा सकती है, ठीक है। तो वैसे देखा जाए कनाडा उतना ज्यादा इसका अभी डोमिनेशन नहीं है, इवन फ्रांस भी मीडियोकर कहा जा सकता है, जर्मनी इज फाइन, एक्सपोर्ट काफी करता है, यूएस इज ऑल्सो फाइन, यूके को और इटली को भी कुछ ज्यादा बड़ा नहीं माना जा सकता, जापान इज मीडियोकर। तो तब के टाइम में ये काफी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हुआ करती थी और इन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया जिसको कहा गया ग्रुप ऑफ 7, G7 टॉप इकोनॉमीज थी वो उस टाइम की। और ये जो ग्रुप था, इसको एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन थी, इसको फॉर्म किया गया ताकि इकोनॉमी रिलेटेड जो चर्चाएं हैं वो करी जा सके। लेकिन धीरे धीरे इसको ये समझ में आया
आज के दिन में भी कि G7 की जो एक इंपॉर्टेंस हुआ करती थी वो कहीं ना कहीं खत्म हो रही है और G20 की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, क्योंकि G20 की जो कंट्रीज है, 20 कंट्रीज, 80% ऑफ इकोनॉमी को वो होल्ड करती है। तो 80% ऑफ जीडीपी जो है वो G20 कंट्रीज के पास है। कनाडा, फ्रांस, मैंने आपको बताया, रशिया का नाम नहीं था, इंडिया का नाम नहीं था। तो आंसर क्या हो जाएगा, आपको बताना था कौन कौन सी इसके मेंबर है। तो रूस नहीं है, रशिया नहीं है। रशिया कभी हुआ करता था, वो G7+1 हो गया था, G8 बन गया था, लेकिन फिर जब क्रीमिया का एनेक्सेशन किया गया 2014 में रशिया के द्वारा, तब रशिया को G7+1 G8 में से निकाल दिया गया, एंड इट ऑल देन अगेन इट बिकेम G7। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था कि हमें रशिया को, इंडिया को, ऑस्ट्रेलिया को और साउथ कोरिया, 4 कंट्रीज कौन सी है, इंडिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड रशिया, इन चारों कंट्रीज को दोबारा से G7 के अंदर डालना चाहिए। मतलब रशिया के लिए तो हो गया, दोबारा से G7+1 हो जाता, और G20 की ये कंट्रीज है, इंडिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, इनको G7 के अंदर डालना चाहिए। लेकिन अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं है, तो पता नहीं ये चीज मुमकिन हो भी पाएगी या नहीं। बट यस, G7 कंट्रीज कौन कौन सी है इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। एट द सेम टाइम उतनी ज्यादा वेटेज जो है G7 की आज नहीं रही है, उतनी ज्यादा महारत जो है वो नहीं रही है, बिकॉज नाउ G20 इज अ मोर इंपॉर्टेंट, या कहें इट इज मोर सिग्निफिकेंट ग्रुप देन द G7। जी ग्रुप ऑफ 20 जो है वो ज्यादा आज उसकी वेटेज है, उसके बारे में ज्यादा बात होती है। इसके अंदर कंट्रीज लाइक रशिया भी है, इसके अंदर कंट्री लाइक चाइना भी है, इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री इंडिया भी एग्जिस्ट करती है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, जो कि पीएम केयर्स फंड को लेकर है। पीएम केयर्स फंड से अभी एक आरटीआई जो थी डाली गई थी कि बताओ भाई पैसा कहां कहां से आ रहा है और कहां कहां खर्च किया जा रहा है। पीएम केयर्स फंड को लेकर आपसे पूछा गया कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द पीएम केयर्स फंड। प्राइम मिनिस्टर एक एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन है पीएम केयर्स फंड के। फंड गेट्स बजटरी सपोर्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। फंड को बेसिकली एक बजटरी सपोर्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं एक डिस्कशन। चलिए सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म सुनिए, क्योंकि फुल फॉर्म सुनेंगे और उसको याद रखने की कोशिश करेंगे तो फिर तो क्वेश्चन किस भी तरीके का आ जाए आप एक दो स्टेटमेंट्स तो एलिमिनेट कर ही जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर्स केयर्स की फुल फॉर्म ध्यान से सुनिएगा। पीएम से तो प्राइम मिनिस्टर हो गया, CARES केयर्स मतलब सिटीजन्स असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी। दोबारा से बताता हूं, सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड है, जो कि 27 मार्च 2020 में शुरू किया गया था। कोविड के लॉकडाउन लगने शुरू हो गए थे इस टाइम पे, कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान। फंड जो था उसको कॉम्बैट करने के लिए यूज किया गया था, कंटेनमेंट करने के लिए यूज किया गया था। कोरोना वायरस आउटब्रेक हो रहा था और हम सभी ने इस फंड के अंदर अपना जितना भी हमसे हो सकता था हमने कंट्रीब्यूशन भी दिया था। ठीक है, नाउ तो आप समझ सकते हैं कि ये इमरजेंसी फंड है और इसके अंदर किसी भी तरीके की इमरजेंसी की बात करी गई है, चाहे वो किसी भी तरीके की त्रासदी होती है या फिर हेल्थ इमरजेंसी होती है, जैसे कि कोविड-19 टाइम में हमने देखा। प्राइम मिनिस्टर इसके एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे बजटरी सपोर्ट नहीं है इसके अंदर। आंसर आपका हो जाएगा ए, क्योंकि सिटीजन्स असिस्टेंस मतलब हम लोग इसके अंदर पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं और इसको देश के वेरियस जो त्रासदी जो होती है, कोई भी आपका डिजास्टर आता है उसको केटर करने के लिए यूज किया जाता है। और किसी भी तरीके की हेल्थ इमरजेंसी जैसे कोविड-19 है या कोई वुहान वायरस जैसे कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो ये यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा एक्स ऑफिशियल चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड के। और साथ ही साथ इसके अंदर MOD मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ होम भी होते हैं और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस भी होते हैं। ये चीजें भी आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी चाहिए। फंड जो है पूरा का पूरा वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन पे बेस्ड है, तो किसी पे कोई दबाव नहीं है कि पैसा देना ही देना है। आपकी मर्जी है, जितना आप दे सकते हैं वो आप इतना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इस पे कोई भी बजटरी सपोर्ट जो होता है वो नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पे जब इसके ऊपर आरटीए डाली गई थी तो इसको बताया गया कि ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, ये पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन में नहीं आता है, देयरफॉर सच काइंड ऑफ आरटीआईज कैन नॉट बी फाइल्ड। चलते हैं, यहां पर आंसर हमारा ए हो जाएगा। तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा कि क्या आरटीआई पीएम केयर्स फंड पे डाली जा सकती है, यस और नो, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 100 डेज की सीरीज जो है, यू कैन सब्सक्राइब दिस कोर्स नाउ बिकॉज अभी टाइम काफी कम रह गया है एंड 2 से 3 घंटे ही मुझे रिक्वायर्ड है आपके साइड से। अगर 2 से 3 घंटे डेली दे सकते हैं, कल भी 2-3 स्टूडेंट का फोन आया तो वो यही कह रहे थे कि हमारी जो जॉब है उसकी वजह से हमें टाइम नहीं मिल पाता है और यहाँ पर 9 बजे से लेकर 7:30 तक उनका ऑफिस रहता है, इवन दो वर्क फ्रॉम होम है, तो क्या ये कोर्स हम लेकर कंप्लीट कर सकते हैं? तो यस, मैंने उनको यही चीज कही कि यस यू कैन डू इट। 2 से 3 घंटे का टाइम आपको देना है और अगर वीकेंड आपके पास अवेलेबल है वो दे पाए तो और भी अच्छा। देखिए आपका मुकाबला ऐसे लोगों से होने वाला है जो कि बिल्कुल 24 आवर्स
यूपीएससी की तैयारी में लगे हुए हैं, बट दैट डजंट मीन कि आप अगर 2 से 3 घंटे दे पा रहे हैं तो आपका एग्जाम नहीं हो सकता, उनका हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए, उनमें से भी काफी सारे लोग इस एग्जाम को क्रैक करेंगे, आप में से भी काफी सारे लोग इस एग्जाम को क्रैक करेंगे। डिपेंड करता है कि क्वालिटी टाइम किसने दिया है। तो अगर आप 2 से 3 घंटे में क्वालिटी टाइम देते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ते हैं और अननेसेसरी चीजें नहीं पढ़ते, क्योंकि देखिए जब टाइम ज्यादा होता है, एक सबसे बड़ा नुकसान इसका यह होता है कि हम कई बार टाइम को वेस्ट करने लग जाते हैं, टाइम को ऐसी चीजें पढ़ने में वेस्ट कर देते हैं जो कि एग्जाम से रिलेट ही नहीं करती है। तो लेकिन जब टाइम कम होता है, आपने ये चीज नोटिस भी करी गई होगी कि जब एग्जाम आते थे, एग्जाम से 1-2 दिन पहले और इवन एग्जाम से 1-2 घंटे पहले तो खुद ही ध्यान जो था, दिमाग जो था, ऐसे ही पेजेस में चला जाता था जो सबसे इंपॉर्टेंट होता था, इवन तो पहले के टाइम में हम कुछ अननेसेसरी चीजें भी पढ़ रहे हो। तो 2 से 3 घंटे का टाइम है, बिकॉज आप जॉब कर रहे हैं, आप हाउस वाइफ है, तो वो और भी चीज आपके फेवर में जा सकती है। अगर आप उन घंटों को बहुत अच्छे से यूज करते हैं, अननेसेसरी चीजें नहीं पढ़ते हैं, तो यहां पर आपको वही मटेरियल जो है, काफी फोकस मटेरियल जो है वो दिया गया, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और आपको जहां पे एग्जाम क्रैक कराने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। नाउ दिस इज फॉर पीपल जो कि 2 से 3 घंटे दे सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे सकते हैं, देन आई सजेस्ट कि आप 200 डेज की सीरीज को सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो मिशन यूपीएससी 2022 को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट होता है इन सीरीज को लेकर, आप @prince_luthra पे मुझसे पूछ सकते हैं एंड आई विल रिप्लाई टू यू। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 बात करता है निसर्ग के बारे में, पूछा गया इसको लेकर बताएं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। इट्स अ ट्रॉपिकल साइक्लोन जो कि अरेबियन सी में ओरिजिनेट हुआ है, हो सकता है। द नेम निसर्ग वाज गिवन बाय इंडिया, इंडिया के द्वारा निसर्ग जो नाम जो है वो दिया गया है। सोचें फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, निसर्ग जो है एक ट्रॉपिकल साइक्लोन था जो कि अरेबियन सी में ओरिजिनेट हुआ था, और मैं आपको यहां पे एक बार थोड़ा सा मैप भी बना के दिखा देता हूं, ठीक है। जस्ट बियर विद दिस थिंग, ओके, लेट मी मेक इट अगेन। नाउ इफ दिस इज द सदर्न पोर्शन ऑफ इंडिया, तो यहां पे आपका गुजरात है, महाराष्ट्र है, यहां पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो था निसर्ग के द्वारा किया गया। दादरा नगर हवेली को भी काफी इंपैक्ट किया गया। ये जो नाम था ये बांग्लादेश के द्वारा दिया गया, क्योंकि एक पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी को फॉलो किया जाता है जब भी नाम दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यहां पे जस्ट बिकॉज इंडिया में आया तो इंडिया के पास ये पूरी पावर है इसको नाम देने की। दिस इज नॉट द प्रोसीजर वी फॉलो, बट यस एक सेपरेट सेट ऑफ प्रोसीजर होता है जिसमें लाइन बाय लाइन अलग अलग कंट्रीज नाम रखती हैं अलग अलग साइक्लोन्स का, उनको भी वेरियस गाइडलाइंस और रूल्स को कंप्लाई करना होता है। ये जो नाम है बांग्लादेश के द्वारा रखा गया। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है, बट फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। अरेबियन सी में आया था, इट्स अ ट्रॉपिकल साइक्लोन। आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। इबोला वायरस को लेकर क्वेश्चन है, बताया गया है कि बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। इबोला वायरस जो है ट्रांसमिट किया जाता है लोगों के अंदर एनिमल से, तो एनिमल से, जानवरों से ये फैलता है, और सबसे पहले इसे कोंगो के अंदर डिस्कवर किया गया था। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, इबोला वायरस डिसीज कहा जाता है इसे, ईवीडी, जिसे पहले इबोला हेमरेजिक फीवर भी कहा जाता था। काफी रेयर टाइप का है लेकिन काफी सीवियर होता है। फर्टेलिटी रेट काफी ज्यादा है, अराउंड 50% इसकी फर्टेलिटी रेट है। इसमें होता क्या है, एनिमल से ये फैलता है ह्यूमंस के अंदर, और फिर ह्यूमंस बेसिकली एक ह्यूमन को हुआ, फिर आगे फर्दर ह्यूमन टू ह्यूमन भी ये फैल सकता है, ठीक है। तो ये चीज जो है इसमें ध्यान रखिएगा। ट्रांसमिटेड टू पीपल फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड स्प्रेड्स इन द ह्यूमन पॉपुलेशन थ्रू ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। तो एक बार ह्यूमन को हुआ तो फिर फर्दर वो वेरियस ह्यूमंस को भी कांटेक्ट कर सकता है। इबोला वायरस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1976, जो कि इबोला रिवर के अंदर उसके पास डिस्कवर किया गया था, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो के अंदर। तो दोनों स्टेटमेंट आपकी यहां पे ठीक हो जाती है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। आप मुझे क्वेश्चन का आंसर बताइएगा इबोला को लेकर। ओके, मोर स्पेसिफिकली आप इस कंट्री के बारे में बताइएगा। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो की बात हो रही है, तो मुझे आप इस कंट्री के बारे में यह बताइएगा कि क्या यह कंट्री लैंडलॉक्ड है या फिर नहीं। आप जब इस कंट्री को देखेंगे और इस फैक्ट के बारे में जानेंगे तो आपको काफी इंटरेस्टिंग चीज समझ में आएगी। मैं इसी वजह से सिर्फ मतलब विदाउट एनी रीजन नहीं पूछ रहा हूं आपसे, बिकॉज कोंगो का बनावट कुछ इस तरीके से, तो आपको एक काफी इंटरेस्टिंग फीचर यहां पे समझ में आएगा, तभी ये क्वेश्चन पूछा गया, ताकि आप देखें गूगल इमेजेस में जाके, ताकि आप देखें अपने मैप के अंदर जाके कि क्या ये लैंडलॉक्ड है या नहीं। इसी तरीके की जो इंटरेस्टिंग चीजें होता है यूपीएससी भी पूछता है और फिर चेक करता है कि क्या ये इंटरेस्टिंग चीज ने आपको भी इंटरेस्ट दिलाया या नहीं, आपने इसे देखा या नहीं किया, ठीक है। तो यहां पे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इसके बारे में। फिलहाल हमारा आंसर सीधा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। अल्ट्रा स्वच्छ इक्विपमेंट रिसेंटली इनको न्यूज के अंदर देखा गया था, किसके द्वारा इसे डेवलप किया गया है? बेसिकली अल्ट्रा स्वच्छ इक्विपमेंट जो है ये डेवलप किए गए हैं क्योंकि ये डिसइंफेक्टेंट है। आपके फैब्रिक, आपके कपड़ों से लेकर आपके प्रोडक्ट तक, इवन आपके जो
जो वेरियस इक्विपमेंट्स होते हैं, जो आपके लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स हैं, उनको भी ये डिसइंफेक्ट कर देता है। ये किसके द्वारा बनाया गया है, आपको आंसर करना है, जल्दी से बताएं मुझे। यस, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे विकसित किया गया है। इट्स अ डिसइंफेक्टेंट यूनिट, अल्ट्रा स्वच्छ, कुछ इस तरीके से दिखती है। जो भी सामान आपको डिसइंफेक्ट करना होता है वो आप इसमें डाल देते हैं। कोरोना की वजह से इस तरीके की काफी सारी टेक्नोलॉजी निकल के आ रही है जिसके अंदर डिसइंफेक्टेंट जो है वो काफी इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकि इस तरीके के वायरस को हमारी ग्रोसरी में से, हमारे कपड़ों में से मारा जा सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट जीईपी, जिसको अभी रिसेंटली न्यूज में देखा गया है, रिलीज किया गया है किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक ने इसे रिलीज किया है, आईएमएफ ने किया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट ने, या फिर वर्ल्ड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फोरम के द्वारा इसे रिलीज किया गया है? जल्दी से बताएं, फिर करते हैं डिस्कशन इसके ऊपर। चलिए, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट जो है इसे इशू किया गया है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप फ्लैगशिप रिपोर्ट है बेसिकली, जो कि एग्जामिन करती है ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेक्ट। तो ग्लोबल लेवल पे क्या डेवलपमेंट हो रही है, क्या क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं, उनको यहां पर एग्जामिन किया जाता है। स्पेशल फोकस इसके अंदर डेवलपिंग इकोनॉमीज जैसे कि इंडिया है, एमर्जिंग मार्केट्स के ऊपर ज्यादा रहता है। इट इज इशूड ट्वाइस अ ईयर, तो यहां पे एक साल में 2 बार आती है, एक बार आती है जनवरी में, एक बार आती है जून में, और यहां पर इसे इशू किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ए इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और आज का लास्ट क्वेश्चन जो है पूछ रहा है, इंडिया फर्स्ट ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म को अभी अभी रिसेंटली स्टार्ट किया गया है, वेयर इट इज लॉन्च्ड, कहां पर इसे लॉन्च किया गया है? इज इट इन केरला, आंध्रा, कर्नाटका और महाराष्ट्र? तो आपको ये बताना है कि ये पर्टिकुलर एक्सचेंज, ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म जो है वो कहां पर शुरुआत इसकी करी गई है, सोचिए। चलिए, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है, उन्होंने लॉन्च किया है द कंट्रीज फर्स्ट, भारत का पहला, इंडिया फर्स्ट ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज फॉर सेफ एंड डिस्पोजल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट एंड प्रमोटिंग रिसाइकलिंग एंड रीयूज। तो यहां पे किस तरीके से वेस्ट एक्सचेंज किया जाएगा, किस तरीके से उसे रिसाइकल किया जाएगा एंड रीयूज किया जाएगा, इस पूरे के पूरे जो अपैरेटस है उसको क्रिएट किया गया है। एंड दिस इनिशिएटिव इज टेकन बाय आंध्र प्रदेश, और पॉसिबली एंड मोस्ट एक्सपेक्टेडली बाकी के जो स्टेट्स हैं उनको भी इस चीज को फॉलो करना चाहिए, और हो सकता है आगे आने वाले टाइम में हमें ये देखने को भी मिले। चलिए, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को डिस्कस करने से पहले 2 मिनट में हम क्विकली रिवाइज करेंगे। एंड यू नो, ये जो 2 मिनट हैं आपके, ये आपको 30% मोर मटेरियल रिटेंशन भी देते हैं। और यहां पे इफ यू आर लाइकिंग द वीडियो, आप अपनी अटेंडेंस लगा दे, रिवीजन की अटेंडेंस खास तौर पे लगाएं, बिकॉज देखिए काफी सारे लोग इस पॉइंट पे हो सकते हैं रिवीजन ना करके जा चुके हो, बट यू पुट योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग द वीडियो। वीडियो को लाइक कर दीजिए सो दैट यू कुड गिव योर अटेंडेंस टू अस। यहां पे पीएम स्वनिधि स्कीम के बारे में मैं आपसे पूछूंगा, और रेडी हो जाइए अब आप, क्योंकि अब आपको आंसर करने हैं। यहां पे पैसिव रिवीजन नहीं होगी, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, यू आर गोइंग टू गिव द आंसर्स। चलिए, सबसे पहले तो पीएम स्वनिधि स्कीम में मुझे उस अमाउंट के बारे में बताएं जो हमने डिस्कस किया था, जो कि वर्किंग कैपिटल के तौर पे दिया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर की ये स्कीम है, ये मैं आपको बता देता हूं। और ना ही सिर्फ शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, लेकिन यहां पे सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो बैंक्स हैं वो भी इसके अंदर लोन देंगे, रीजनल रूरल बैंक जो है वो भी इसके अंदर लोन देंगे, फाइनेंस बैंक्स भी इसमें लोन देंगे, और कोऑपरेटिव बैंक्स भी इसके अंदर लोन देने वाले हैं। तो आपको बताना है कितने पैसे की यहां पे बात करी गई थी। तो यहां पर बात करी गई है 10,000 रुपए की, ध्यान रखिएगा, जिसको कि सब्सिडाइज रेट पे दिया जाएगा। चलिए, देन स्वनिधि की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। थर्ड मिसाइल सिस्टम कहां कहां पे लगाया गया है ये आपको बताना है। हमने डिस्कस किया था कि साउथ कोरिया के अंदर है, जिससे कि चाइना को परेशानी हो रही है, लेकिन इसके अलावा और कहां कहां पे लगाया गया, दैट यू हैव टू टेल। यहां पे लॉकहीड मार्टिन के द्वारा इसे मैन्युफैक्चर किया जाता है। साउथ कोरिया is the only country, no it is not the only country, because there are other countries too जहां पर थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम इज डिप्लॉयड। वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं उनके नाम आप बताने वाले हैं, हालांकि मैं तो बताऊंगा ही आपको। ये एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसे यूएस की लॉकहीड मार्टिन के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। ट्रांसपोर्टेबल ग्राउंड बेस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसे यूएई, ग्वाम, इजराइल एंड रोमानिया के अंदर भी डिप्लॉय किया जा चुका है। देन वी डिस्कस्ड अबाउट सोशल स्टॉक एक्सचेंज। तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ये बताइए कि किस किस को लिस्ट करने की बात करी जा रही है। हमने बात करी थी फंड को रेज करने के लिए जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड को इश्यू किया जाएगा, और साथ ही साथ उन कंट्रीज का नाम भी बताएं जहां पर, क्योंकि देखिए इंडिया में तो अभी बात चल रही है इसको लेकर, कुछ टाइम पहले भी हुई थी, इवन अभी बजट के दौरान में भी निर्मला सीतारमण जी ने इसके बारे में बात करी थी, तो ये तो आ ही रहा है यहां पे। लेकिन यहां पर किस किस कंट्री ने पहले इसको ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर रखा है ये मुझे बताइएगा। तो यहां पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो उनको लिस्ट किया जाएगा, और इंडिया से पहले यूके, कनाडा, ब्राजील के अंदर जो मैंने आपको बताया था बीयूसी बक, ब्राजील, यूके एंड कनाडा ने इसे ऑलरेडी इंप्लीमेंट किया हुआ है।
देन G7 के अंदर कौन कौन से मेंबर्स थे, तो यहाँ पे सारे मेंबर्स के नाम मुझे बताएं। मैंने आपको सारे मेंबर्स के नाम वैसे बताए थे। तो जर्मनी एक हो गया, कनाडा, फ्रांस हो गया, बाकी आप सोच के बताएं। मीनवाइल मैं आपको थोड़ा सा न्यूज बता देता हूं, रिवाइज करा देता हूं, बट आप नाम जरूर लिखें G7 के नाम पता होंगे तो आपको पता होगा कि इसके अंदर G20 की अलग से कौन कौन सी कंट्रीज है जो कि G7 में फॉल नहीं करती। तो G7 की इंपॉर्टेंस हो रही है कम, G20 की इंपॉर्टेंस हो रही है ज्यादा, और इस पे क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा, इवन मेंस के अंदर भी। तो ये चीज हम डिस्कस करेंगे मेंस के क्वेश्चन के अंदर अभी आगे। बट G7 एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1975 में उस वक्त की टॉप इकोनॉमिस्ट के द्वारा बनाई गई थी। आज के टाइम में उनकी ज्यादा वेटेज नहीं है। देखिए, अगर इंडिया चाइना की बात करें, वी आर द इमर्जिंग इकोनॉमीज, तो हमारी वेटेज ज्यादा है, एंड वी आर द पार्ट ऑफ G20 जो कि 80% इज अ बिग नंबर। जो जीडीपी का 80% है वो फॉर्म करती है ये 20 कंट्री, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एंड दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर ब्लॉक G20 इज द मोस्ट पावरफुल ब्लॉक। G7 के अंदर अब उतनी चीज नहीं रह गई है, कंट्रीज काफी बूढ़ी हो चुकी हैं, उनकी जीडीपी भी इतनी खास नहीं है, रिसर्च वर्क ज्यादा नहीं हो रहा है। कनाडा हो, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएस की बात करी जाती है। हालांकि कुछ कंट्रीज अभी भी पावरफुल हैं इसके अंदर, जैसे जर्मनी हो गई, जापान हो गई, यूएस हो गई, फ्रांस भी कुछ हद तक कहा जा सकता है। कनाडा, इटली, यूके जो है उतने ज्यादा यहाँ पे डोमिनेटिंग नहीं रहे हैं। दैट्स वाई जो वैल्यू है G7 की वो काफी कम हो गई है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में पीएम केयर्स फंड में जल्दी से बताएं आरटी एप्लीकेबल होती है या नहीं होती है, ये मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएगा। प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, ये चीज ध्यान रखिएगा। एट द सेम टाइम यहां पर इसकी जो फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, 27 मार्च 2020 को जब लॉकडाउन शुरुआत हुआ था उस टाइम पर लाया गया था ताकि जो मेडिकल इमरजेंसी है उसको हम डील कर सके। कोविड-19 के टाइम पे हम सब ने यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया था और सरकार की मदद करने की कोशिश करी थी, और उसके बाद सिटीजन्स ने, हमारे जो वॉरियर्स हैं, उन्होंने काफी अच्छे से काम किया, सरकार ने भी काफी अच्छे से काम किया, और इस पूरी की पूरी आपदा को जो कोरोना है उसको कहीं ना कहीं हमने एक सक्सेसफुल जो फाइट है उसके साथ करी है। यहाँ पर आरटीआई जो है मना कर दिया गया था, दैट्स व्हाई दिस वाज इन न्यूज, और इसके बारे में हमारा डिस्कशन हो चुका है। और क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले वंस अगेन आई से कि क्रैक यूपीसी एग्जाम इन 100 डेज की सीरीज को यू कैन सब्सक्राइब ऑन exam.netmock.com पे जाकर आप वेरियस सीरीज को चेकआउट कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 6 में साइक्लोन निसर्ग जो है इसका नाम जल्दी से बताएं किस देश के द्वारा रखा गया था। ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है, अरेबियन सी में ओरिजिनेट होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। नाम रखा गया है बांग्लादेश के द्वारा। देन इबोला वायरस के बारे में जल्दी से मुझे उस देश का नाम बताएं जहां पर ये फर्स्ट टाइम ओरिजिन हुआ था, इसका इबोला वायरस डिसीज कहा जाता है। और साथ ही साथ मैंने आपसे कोंगो के बारे में, उसकी बाउंड्री के बारे में भी पूछा था। ये बेसिकली इबोला वायरस जो है एनिमल से ह्यूमंस में जाता है और फिर ह्यूमन टू ह्यूमन भी ये फैल जाता है। चलिए, इसके बाद डिस्कशन नेक्स्ट हमारा अल्ट्रा स्वच्छ के बारे में हुआ था। डिसइंफेक्टेंट है किसके द्वारा बनाया गया, जल्दी से मुझे ये बताएं। तो आपके कपड़ों से लेके आपके इक्विपमेंट्स को ये डिसइंफेक्टेंट जो है वो डिसइंफेक्ट कर देता है, डीआरडीओ के द्वारा इसे बनाया गया है। नेक्स्ट रिपोर्ट जो है कौन लेके आता है ये बताएं। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, काफी सारी रिपोर्ट्स हो जाएंगी, आज सुनने में लग सकता है आसान हो कि किसके द्वारा ये लाया गया है, लेकिन जब इस तरीके से 20-25 रिपोर्ट्स इकट्ठी हो जाती हैं और एग्जाम को सिर्फ 3-4 दिन रहते होते हैं, फिर लगता है कि सारी चीजें मिक्स हो रही हैं। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से यू हैव टू कीप ऑन रिवाइजिंग, रिवाइज करते रहिएगा। और यहाँ पे जो जीईपी रिपोर्ट है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा आती है, साल में 2 बार आती है, ये भी ध्यान रखिएगा। लास्ट में हमारा डिस्कशन हुआ था इंडिया का पहला ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, काफी अच्छा इनिशिएटिव जो है वो लिया गया है वेस्ट को रिसाइकल करने के लिए, रीयूज करने के लिए, और ये लिया गया है किसके द्वारा, आंध्र प्रदेश के द्वारा। चलिए, अभी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का एक एक क्वेश्चन देखते हैं सो दैट यू कुड आंसर दैट। चलिए डिस्कस करते हैं। तो प्रीलिम्स का आंसर करिएगा पीएम केयर्स फंड के बारे में मुझे 1 लाइन आंसर जो है वो प्लीज दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। वैसे पीएम केयर्स फंड हमने काफी डीपली अंडरस्टैंड किया है, इसके वेरियस प्रोविजंस जो हैं, क्या क्या चीजें इसमें जा सकती हैं, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ये सब चीजें हमने डिस्कस करी हैं इसको लेकर। तो इसको लेकर ही आप कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। मेंस के लिए G20 हैज एक्लिप्स्ड G7 इन लास्ट फ्यू ईयर्स, डू यू एग्री। G20 ने पिछले कुछ वर्षों में G7 को पीछे कर दिया है, क्या आप इस चीज से सहमत हैं? तो आपको अपने आंसर को जस्टिफाई करना है, यस करें या नो करें, दोनों में से जो भी करें आप उसे जस्टिफाई जरूर करिएगा। नाउ इंटरव्यू में कई बार काफी सिंपल से क्वेश्चन भी जो है पूछ लिए जाते हैं और फिर हम सोचने लग जाते हैं कि यार उसका मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम, तो आपको आपका नाम का मतलब भी पूछा जा सकता है। तो आपके पास एक काफी छोटा क्रिस्प आंसर होना चाहिए। देखिए, बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, यहाँ पे 1 मिनट एक्सप्लेन करेंगे तो वो भी बोर हो जाएंगे। तो यहाँ पे 20 से 25 सेकंड में कि किस तरीके से आप एक अच्छा एक्सप्लेनेशन जो है अपने नाम का उनको दे सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहले भी पूछे जा सकते हैं। इवन जब मैं गया था एग्जैक्ट ये क्वेश्चन तो नहीं पूछा था, बट यस दे कॉम्प्लीमेंटेड मी ऑन माय नेम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता था, क्योंकि जब एक इंडिविजुअल ने कहा कि आपका नाम काफी अच्छा है तो दूसरा इंडिविजुअल जो है उसका मतलब पूछ सकता है, ठीक है। तो बी रेडी फॉर दिस, और खासतौर पर उन लोगों का नाम जो थोड़ा सा अलग होगा उसका मतलब और उसकी हिस्ट्री जो है पूछी जा सकती है, तो ध्यान रखिएगा। तो आज जो है इंटरव्यू
जो हमारा होने वाला है इंटरव्यू के ग्रुप के अंदर जो पूरी चर्चा होने वाली है, जो आप यहाँ पे ही सबमिट करेंगे। दीज आर द टेलीग्राम ग्रुप। ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज इसे जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और अपने मेंस के आंसर्स को इस ग्रुप के अंदर सबमिट करिएगा और इंटरव्यू के आंसर्स को ऑडियो में यहाँ पर सबमिट करिएगा। लास्ट टाइम के जो हमारे विनर हैं वो है अनूप श्रीवास्तव। तो अनूप, आप मुझे बताइएगा, आपने काफी अच्छा आंसर किया है। यहाँ पे पीडीएफ आपको जो चाहिए वो हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए। जिन लोगों को नोटिफिकेशन यूट्यूब के द्वारा भेजा जा रहा है, इट्स अ गुड थिंग। जो लोग यूट्यूब से नोटिफिकेशन नहीं ले पा रहे तो उनके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर एक फॉर्म दिया है, उसे फिल करें और उस फॉर्म के थ्रू वी विल स्टार्ट सेंडिंग यू ऑल द नोटिफिकेशन ऑन योर व्हाट्सएप के ऊपर आपको सारे नोटिफिकेशन जो है वो मिलने शुरू हो जाएंगे। अब जल्दी से अपने मार्क्स को लिख दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर, कितना आपने स्कोर किया। 6 या 6 से ज्यादा है देन ऑफ कोर्स यू आर इन द सेफ जोन। लेसन 6 है तो इसे 1 घंटे में दोबारा रिवाइज करिएगा और प्लीज इस चीज को माने कि जो भी नोट्स आप बनाए वो सेकंड टाइम में बनाइएगा। तो दिस इज द टाइम फॉर यू। एक बार आप देख चुके हैं, आप स्कोर कर चुके हैं, दिस इज नाउ द राइट टाइम कि आप अब नोट्स बनाने अपने शुरू कर दें। चलिए, तो यहाँ पे टेलीग्राम का ग्रुप जो है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। अदरवाइज मैंने आपको ग्रुप्स के नाम भी बताया, आप उसे सर्च भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई सी यू वेरी सून बिकॉज दे आर क्लासेज एट 10 PM ऑल्सो। तो 10 बजे जो है वो भी क्लास है, 1 PM भी है, 6 बजे भी है, तो उसको भी आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन। हैव अ नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड।